9 दिसंबर 2020। ऐसा लगता है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से मोदी सरकार का साथ देने के आरोप लगे हैं और भारतीय जनता ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट काफी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को पर्सनल लिबर्टी के नाम पर जेल से तत्काल रिहाई का आदेश दे डाला था। उसके इस फैसले की देश भर में जमकर आलोचना हुई। फिर फैसले के खिलाफ जब कुणाल कामरा और रुचिता तनेजा ने अपने विचार दर्ज किए तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उन दोनों पर अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की परमिशन दे डाली। कुणाल कामरा पर तो कंटेम्प्ट के दो मुकदमे चलेंगे। बहरहाल, इसके बाद देश भर के लोग इस अंधेर गर्दी पर उबल पड़े, जिसका असर अब सुप्रीम कोर्ट पर दिखने लगा है। दो मामलों में, जिसमें से पहला अर्णब गोस्वामी का है और दूसरा अमीश देवगन का, इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अर्णब गोस्वामी मुंबई पुलिस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए आदेश पाने की अर्जी लगाई थी, तो अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को विदेशी हमलावर और लुटेरा कहा था और यही साबित करने की चीख चीख कर कोशिश की थी। उस कमेंट पर उसके खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनसे बचने के लिए सत्य पर हमलावर पत्रकारिता का यह लुटेरा सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा था। उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। अब खबर तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी ARG आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अर्णब गोस्वामी द्वारा मुंबई पुलिस की FIR के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर सोचने तक से इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया और ये कहा कि ये याचिका अपनी नेचर में महत्वाकांक्षी है। बेंच ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दे। बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें। याचिकाकर्ता ने अब याचिका वापस ले ली है। इस याचिका में कहा गया था कि सभी FIR रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए CBI को सौंप दिया जाए। इसके अलावा कोई संपादकीय और दूसरा कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किया जाए। इसके पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे ने बेंच को बताया कि याचिका पिछले कुछ महीनों से चैनल और उसके कर्मचारियों के पीछे पड़ने से सुरक्षा की मांग करते हुए दायर की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिका में प्रार्थनाओं को देखने के बाद टिप्पणी की कि ये थोड़ा महत्वाकांक्षी है, जैसे कि रिपब्लिक कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत संघ को निर्देश, सभी मामलों को CBI को ट्रांसफर करना, महाराष्ट्र पुलिस को रिपब्लिक कर्मचारियों को गिरफ्तार करने से रोकना वगैरह। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें। इस पर एडवोकेट साठे ने वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए स्वतंत्रता की मांग की। इसके अनुसार याचिका को वैकल्पिक उपायों की तलाश के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के पक्षपात के बिना इसको वापस ले लिया। पिछली 23 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की संपादकीय टीम और एंकरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के बीच नफरत को उकसाया, जिसमें यह भी कहा गया था कि मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ पुलिस में विद्रोह भड़क रहा है। ये प्राथमिकी पुलिस शाखा 1 की धारा 3 सबधारा 1 के तहत NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। FIR में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की सामग्री प्रसारित करने से चैनल और उसके पत्रकारों ने जानबूझकर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुलिस कर्मियों के बीच असहमति को भड़काने की कोशिश की और ये काम मुंबई पुलिस की छवि को भी खराब करता है। हाल ही में इसी बेंच ने रायगढ़ पुलिस द्वारा अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। अक्टूबर में इसी बेंच ने TRP घोटाले की प्राथमिकी के खिलाफ गोस्वामी द्वारा दायर एक और रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले अप्रैल में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पालघर लिंचिंग और बांद्रा प्रवासियों की घटना की रिपोर्ट पर कई FIR को समेकित करके गोस्वामी को सीमित राहत दी थी, लेकिन FIR को रद्द करने और जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले
जब आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में पुलिस ने टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, तो इसकी राजनीतिक चोट जहां लगनी थी वो सामने आ ही गई। बिना किसी देर के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को सवाल दाग दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महाराष्ट्र शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में जल्दबाजी क्यों दिखाई। नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने ट्वीट करके सवाल किया कि अर्णब गोस्वामी के मामले में क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक नहीं है? क्या वे दोबारा निजी स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए थे और कहा था कि अगर इस तरह किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को प्रभावित किया जाता है तो ये न्याय का मजाक होगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर बेहद भद्दे कमेंट करने के लिए पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तथ्यों को देखने से ये बिल्कुल साफ है कि बहस में आरोपी अमीश देवगन केवल एक मेजबान या केवल एक एंकर नहीं था, बल्कि ये उसमें हिस्सा ले रहे लोगों के साथ ये खुद भी हिस्सा ले रहा था। ये कहते हुए जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने देवगन के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को अजमेर ट्रांसफर कर दिया। बेंच ने कहा कि अगर देवगन जांच में सहयोग करता रहेगा तो 8 जुलाई की जांच और पत्रकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी रहेगा। बेंच ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता द्वारा इस कार्यक्रम में की गई बहस की ट्रांसक्रिप्ट के जरूरी हिस्सों को विस्तार से कोट किया है। फैसले में बेंच ने कहा है कि ये साफ है कि बहस में आरोपी अमीश देवगन केवल एक मेजबान या केवल एक एंकर नहीं था, बल्कि उसमें हिस्सा ले रहे लोगों के साथ उन्हीं की तरह हिस्सा ले रहा था। बेंच ने कहा है कि ट्रांसक्रिप्ट जिसमें आपत्तिजनक बातों का हिस्सा भी शामिल है वो सामग्री का एक हिस्सा बनेगा, लेकिन किसी भी वैल्यूएशन के लिए टेस्टिंग की जरूरत होगी और इस पर रेफरेंस के साथ साथ इरादे और नुकसान के प्रभाव पर भी विचार करना पड़ेगा। बेंच ने कहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इसका वैल्यूएशन करेगी कि क्या अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन पहलुओं पर वैल्यूएशन के साथ रिजल्ट फैक्ट पर बेस्ड होगा, जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि असल में याचिकाकर्ता अपनी माफी पर निर्भर करता है, जो उत्तरदाताओं के मुताबिक आरोपी के अपने कृत्यों को स्वीकार करने का संकेत है। फैसले में कहा गया है कि बड़ी सावधानी और बड़ी गहराई से विचार करने के बाद बेंच इस कंक्लूजन पर पहुंची है कि एफआईआर को खारिज करना और सभी प्रासंगिक पहलुओं में इन्वेस्टिगेशन को रोकना ठीक नहीं है। बेंच ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर हमारी टिप्पणियों से किसी भी तरह से जांच को प्रभावित नहीं होना चाहिए। पुलिस निष्पक्ष रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगी और सभी सामग्रियों पर प्रासंगिक पहलुओं पर सही और वास्तविक तथ्यों का पता लगाएगी। जांच के बाद अगर इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जाता है तो अदालत जमानत दिए जाने पर अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी। बेंच ने अर्णब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से सहमति जताई, जिसमें कहा गया है कि बेंच मानती है कि मुंबई के NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच के तहत एफआईआर को खत्म करने के उद्देश्य से अदालत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना अनुचित होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाने में कोर्ट इस तथ्य से डायरेक्ट होती है कि याचिकाकर्ता की आजादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेक और बैलेंस CRPC के प्रावधानों से डायरेक्ट होती है। आपको बता दें कि बीते 15 जून को प्रसारित होने वाले अपने एक प्राइम टाइम शो में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के आधार पर अमीश देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। अमीश देवगन ने अपने शो आर पार में पूजा स्थल के विशेष प्रावधान अधिनियम के संबंध में
जनहित याचिका पर बहस की मेजबानी करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, अमीश देवगन ने उनका संदर्भ एक हमलावर और एक लुटेरे के रूप में दिया था। नतीजतन देश भर में उनके खिलाफ कई पुलिस शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गईं। देवगन की याचिका एडवोकेट विवेक जैन के जरिए दायर की गई है, जिसमें उन पर दर्ज एफआईआरों को रद्द करने की मांग की गई थी। इन एफआईआरों में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना है, आईपीसी की धारा 153A यानी कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि और सद्भाव बिगाड़ने के लिए पूर्वाग्रही कार्य करने, धारा 505 यानी कि जनता में शरारत करने के लिए बयानबाजी और धारा 34 यानी कि सामान्य उद्देश्य के तहत आरोप लगाए गए हैं। देवगन ने सूफी संत को लुटेरे के रूप में कोट करने के लिए भी माफी भी मांगी थी और इसे अनजाने में हुई गलती कहा था। माफी मांगते हुए अपने ट्वीट में उसने कहा था कि मेरी एक बहस में मैंने अनजाने में खिलजी को चिश्ती के रूप में संदर्भित किया। मैं ईमानदारी से इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ और ये सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों के लिए की नाराजगी का कारण हो सकता है, जिनकी मैं श्रद्धा करता हूँ। मैंने अतीत में उनकी दरगाह पर आशीर्वाद मांगा था, मुझे इस गलती पर अफसोस है। अमीश देवगन पर पहली एफआईआर अजमेर में ही दर्ज की गई थी। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी एफआईआरें दर्ज की गई थीं। बेंच ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत बाकी के राज्यों में देवगन के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआरों को राजस्थान के अजमेर में ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर अजमेर पुलिस के साथ अमीश देवगन सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जमानत जब्त भी हो सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।